हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ट्वेल्थ क्लास एग्ज़ाम अच्छे से निपटा लिए होंगे। और ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के बाद आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि हम क्या पढ़ें, क्या तैयारी करें। तो अभी आप लोग के लिए आधुनिक भारत का इतिहास जो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आपको अगर यहाँ से मतलब बीपीएससी लेवल है या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, बिहार बिहार की कोई भी एग्ज़ाम का, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या और इसके अलावा बिहार सीजीएल है, चाहे बिहार एसएससी है, बिहार के कोई एग्ज़ाम, बिहार के अलावा भी कोई और अदर एग्ज़ाम भी का तैयारी भी आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ना यहाँ पे जीके जीएस कंप्लीट होना ही होना ज़रूरी है। उसके बिना हो नहीं सकता है। तो अभी हम लोग देखिए आधुनिक भारत का कंप्लीट इतिहास देखने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, हमारे साथ बने रहिएगा। और आप लोग अब बैठे मत रहिए, अब तैयारी करना चालू कर दीजिए, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन का युग चल रहा है, तो बिना भाई आप मेहनत किए हुए आप आगे नहीं जा सकते हैं। चलिए हम लोग चालू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास। और ये कौन सा बुक है यह, आप चाहे तो इस बुक को ले भी सकते हैं। महेश वर्णमाल का ये बुक है, वॉल्यूम नंबर 17 है। और यहाँ से आधुनिक भारत के इतिहास आप लोग सुनाते हैं। आप ना भी ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि सारे आपको पीडीएफ और पूरा क्लास आपको मिल जाएगी, यहीं से भी मिल जाएगी। बस एक से अधिक बार इसे सुनने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे व्यापार के लिए कैसे आए थे, समुद्री मार्ग से आए थे। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि बड़ा सेशन होने वाला है यह। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वास्को डी गामा। कब भारत आगमन कब हुआ था इनका, तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आए थे। 17 मई 1498 को आए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है कि कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, तो जमोरिन नामक एक शासक थे। ये जमोरिन जो है ये वास्को डी गामा का कहाँ किए थे, कालीकट बंदरगाह जो केरल के मतलब तट पे स्वागत किए थे। जमोरिन जो केरल के ना एक स्थानीय शासक थे, स्थानीय शासक थे। और यह यही वास्को डी गामा को कहा किए थे स्वागत। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो कोची। कोची यानी कि कोची केरल के अंतर्गत अपना पहला फैक्ट्री को स्थापित किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुए थे, यानी कि पुर्तगालियों का प्रथम जो वायसराय थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है ना प्रथम वायसराय थे। ये कब बने थे, 1505 में। 1505 में यह प्रथम पुर्तगाली का वायसराय बने थे, 1505 में। देखिए भारत में तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का जो श्रेय ना पुर्तगालियों को दिया जाता है। अगर बोला जाएगा कि भारत में तंबाकू को खैनी को यानी कि तंबाकू को कौन प्रचलित किए थे, तो पुर्तगाली प्रचलित किए थे। प्रिंटिंग प्रेस जो है ना इसको भी प्रचलित करने का काम कौन किए थे, पुर्तगाली किए थे। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी 1556 में। वो भी कहाँ हुआ था, गोवा में। कहाँ हुआ था, गोवा। गोवा के अंतर्गत में हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किए थे, तब फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है ना ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को क्या किए थे, लागू किए थे। यानी कि अलग प्रकार का एक वहाँ अधिकार था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, तब पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया समुद्र में एक अधिकार था। जिसको अधिकार मिलता था वो समुद्र में व्यापार कर सकता है, और जिसको अधिकार नहीं था वो समुद्र में व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किए थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बात करते हैं। यहाँ पे विभिन्न देशों के खोजकर्ता हैं, विभिन्न देशों के खोजकर्ता हैं और कहाँ से आने वाले हैं ये हम बातें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए वास्को डी गामा इन्होंने भारत के खोज किए थे। वास्को डी गामा भारत का। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक जो है ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तस्मानिया न्यूजीलैंड का खोज किया था। बार्थोलोम्यू डियाज जो है ना केप ऑफ गुड होप के खोज किए थे। किसका खोज किए थे, केप ऑफ गुड होप का खोज किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका अल्बुकर्क को, ठीक ना, अल्बुकर्क को पुर्तगाली का, ठीक ना, यहाँ पे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगाली का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था, तो नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेंडा काफिला पद्धति को आरंभ किए थे। यानी कि समझ की बात है कि कार्टेज आर्मेंडा काफिला पद्धति को पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में चालू किए थे।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के। डच कहाँ के थे? हॉलैंड। डच जो थे ना हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? हॉलैंड। हॉलैंड को ना वर्तमान में क्या कहते हैं? नीदरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? नीदरलैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए, भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन। पहले देखिए कंपनी फर्स्ट नंबर पे आती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। पहले कौन कंपनी आती है? तो पहला जो कंपनी आती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और यह पुर्तगाल देश का कंपनी है। ये 1498 में इसका स्थापना होता है, और इन्होंने पहला अपना कंपनी कहाँ स्थापित किए थे? पहला फैक्ट्री लगाए थे कोची में। कहाँ लगाए थे? कोची में। दूसरे नंबर पे आता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज कहते हैं, और यह ब्रिटेन की कंपनी है। 1600 में यह आए थे, और यह अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगाए थे? सूरत में। सूरत में स्थापित किए थे। अगला नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आते हैं नीदरलैंड की कंपनी आती है। तीसरे नंबर पे भारत में नीदरलैंड की कंपनी आती है, और यह हॉलैंड देश के हैं, और यह 1602 ईस्वी में आते हैं, और अपना कंपनी कहाँ पे लगाते हैं? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपना कंपनी लगाते हैं। चौथे नंबर पे है आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या डेनमार्क से आते हैं, और 1616 में 1616 में अपना कंपनी को स्थापित करते हैं। कहाँ पे? ट्रैंकोबार तमिलनाडु के अंतर्गत अपना कंपनी को स्थापित करते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस के नाम से इनको जानते हैं। यह फ्रांस की कंपनी है, ठीक ना। द इंडेस ओरिएंटलेस या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की कंपनी है। 1664 में आते हैं, और अपना पहला फैक्ट्री सूरत में इन्होंने स्थापित करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज भी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित करते हैं, और यहाँ पे फ्रांसीसी भी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित करते हैं। और दोनों के सूरत में स्थापित होने के कारण आगे हम लोग को देखेंगे अभी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में बहुत सारा युद्ध भी चलेगा। वो कौन कौन सा युद्ध है? नेक्स्ट यहाँ पे कि यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद देखिए डच आते हैं, तब आते हैं ब्रिटिश आते हैं, तब डेनिश आते हैं, तब फ्रांसीसी आते हैं, तब स्वीडिश आते हैं। इसको क्रम पूछ लेता है एग्जाम में सजाने के लिए, तो याद रखिएगा आगमन का क्रम है पुर्तगाली। पहले पुर्तगाली आते हैं, तब दूसरे नंबर पर डच आते हैं, तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आते हैं, चौथे नंबर पर डेनिश आते हैं, तब फ्रांसीसी आते हैं, तब स्वीडिश आते हैं। लेकिन कंपनी की स्थापना के क्रम पूछेगा तो स्थापना सबसे पहले पुर्तगाल का होता है, तब ब्रिटेन का होता है, उसके बाद हॉलैंड का होता है। यानी कि देखिए ब्रिटेन आते हैं डच के बाद, देखिए डच के बाद ब्रिटेन आए हैं, लेकिन कंपनी का स्थापना पुर्तगाल के पहले ही कर देते हैं। यानी कि डच लोग कंपनी का स्थापना बाद में करते हैं, ब्रिटेन के बाद मतलब डच लोग अपना कंपनी का स्थापना करते हैं हॉलैंड, तब उसके डेनमार्क के कंपनी का स्थापना होता है, तब फ्रांसीसी के कंपनी का स्थापना होता है। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 में आए थे। पुर्तगाली कंपनी कब आए थे? 1498 में पुर्तगाली कंपनी आते हैं। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं, और अंत में पुर्तगाली लोग भारत से जाते भी हैं। 1961 में भारत से इनका क्या होता है? पलायन होता है। तब भारत में सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली। कब? 1498 में। इनका पलायन होता है भारत से 1961 में। आज़ादी के बाद तक भी पुर्तगाली रहते हैं भारत में। 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन तब तक पुर्तगाली रहे थे। 1961 में इनका पलायन होता है भारत से। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पे कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिया गया था? डच ने क्या किया कि भारत में मसालों के निर्यात के जगह पर कपड़ों के निर्यात को क्या दिया था? प्राथमिकता दिया था। इन्होंने कपड़ों के निर्यात पर ज़्यादा मतलब यहाँ पे जोर दिया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो डच ने। डचों ने यहाँ पे संयुक्त पूंजी कंपनी का स्थापना किया था। 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच के लड़ा गया था? देखिए बेदरा के युद्ध हमेशा पूछता है हर एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पे हर मतलब यूपीएससी बीपीएससी बिहार लेवल के एग्जाम वहाँ पे पूछता रहता है। 1759 में बेदरा के युद्ध जो है डच और अंग्रेजों के बीच में होता है, डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, ठीक है ना, लंदन में ब्रिटिश, थोड़ा सा बड़ा करते हैं,
चलिए देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के सम्राट कौन थे? अकबर। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में, तो उस समय भारत के सम्राट कौन थे? अकबर। अकबर जो थे भारत के सम्राट थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाले जो ब्रिटिश नागरिक कौन थे? वो कैप्टन हॉकिंस थे। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आए थे? 1608 में। कब आए थे? 1608 में आए थे। नेक्स्ट अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं, 1611 में लगाए थे अंग्रेजों ने, तथा प्रथम अस्थायी कारखाना ब्रिटिश का लगा था सूरत में। कब लगा था? तो 1613 में। तो अगर पूछेगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अस्थायी रूप से अपना कारखाना कहाँ लगाए थे? 1611 में मसूलीपट्टनम में, जबकि अस्थायी रूप से अपना कारखाना कहाँ लगाए थे? सूरत में, 1613 में। नेक्स्ट अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो देखिए, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने इन्हें भारत से क्या कर दिए थे? निष्कासन कर दिए थे। ये एकमात्र अंग्रेज गवर्नर है जिसे औरंगजेब क्या किए थे? इनको भारत से बाहर निकाले थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र दे दिए थे? फर्रुखसियार। देखिए, हैमिल्टन जब भारत में आए थे, तब फर्रुखसियार एक विशाल घातक रोग से सुलझ रहे थे, तो उनको हैमिल्टन ने क्या किए थे? सफल उपचार दिए। तो सफल उपचार के कारण फर्रुखसियार जो किया यहाँ पे, फर्रुखसियार ने भारत में एक महाधिकार पत्र अंग्रेजों को दे दिया यहाँ पे व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे। देखिए, 1661 में इंग्लैंड के राजा 1661 में कौन थे? चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या किया? दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किए। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया को लेकर के बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। आने के देखिए, पूछता है यहाँ पे कि यहाँ पे बम्बई जो है इस दहेज में कौन दिए थे? भाई साहब, पुर्तगालियों ने दिए थे, चार्ल्स द्वितीय को दिए थे, क्योंकि पुर्तगाली राजकुमारी कौन थी? कैथरीन। इनका शादी इंग्लैंड के राजा कौन थे? चार्ल्स द्वितीय, इनके साथ होता है। तो इनके साथ होता है, तो पुर्तगाली ने दहेज के रूप में बम्बई द्वीप को प्रदान करते हैं किनको? चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराया को लेकर के बम्बई को क्या करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे प्रमुख शहर है, इनके संस्थापक हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कोलकाता शहर है, इसके संस्थापक कौन है? जॉब चॉर्नोक। कौन है? जॉब चॉर्नोक है। मद्रास है, मद्रास को भी तमिलनाडु के नाम से जानते हैं हम लोग। इसके स्थापना है फ्रांसिस डे है। नई दिल्ली की स्थापना एडविन लुटियस हर्बर्ट बेकर है। आइए, बम्बई की स्थापना गेराल्ड ओंगियार बम्बई की स्थापना किए थे। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था? यानी कि जो यूरोप वासी थे, जो यूरोप के लोग हैं, उनको सोरा और अफीम की प्राप्ति बिहार से होती थी। कहाँ से होती थी? बिहार उस समय सोरा अफीम के खेती के लिए ज़्यादा विख्यात था। नेक्स्ट आगे है कि 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से की गई थी? कोलबर्ट ने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना में क्या दिए थे? सहयोग दिए थे, मदद किए थे। नेक्स्ट अगला है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुआ था। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत 1668 में। सूरत 1668 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? 1668 में, सूरत के अंतर्गत हुआ था। अंग्रेज की भी कंपनी कहाँ लगा था? सूरत के अंतर्गत। कब? 1913 में। 1913 नहीं, 1613 में अस्थायी रूप से लगा था। फ्रांसीसी गवर्नर 1613 है। ठीक है, 1613 है। आ जाइए यहाँ पे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति को आरंभ किए थे। फ्रांसीसी जो गवर्नर डुप्ले जो है, पहली बार भू क्षेत्र बोले तो जमीन, यानी कि जमीन को अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति को चालू किया।
नेक्स्ट अगला है कि फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में। फ्रांसीसी ने फोर्ट लुई नामक किला बनवाए थे, कहाँ पे? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन है? तब फ्रैंको मार्टिन। कौन है? फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन जो है फ्रांसीसियों का प्रथम क्या है, यानी कि प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर है। पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने हराए थे? तो थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट एक अंग्रेज अधिकारी हैं जो सोली नामक एक जगह है जहाँ पे पुर्तगालियों ने अंग्रेजों से हार मानी थी। अंग्रेजों से क्या मानी थी? हार मानी थी। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? वांडीवास के युद्ध में 1760 में हुआ था। अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया था। किसको? फ्रांस को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांस। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? एक्सला सपेल के संधि 1748 में समाप्त हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे कर्नाटक के संधि है। अब यहाँ पे हम इस संधि को आप लोग को समझाते हैं। देखिए, प्रथम 1746 से 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण, ठीक ना, उत्तराधिकार के कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है और यह समाप्त होता है एक्सला सपेल के संधि के तहत 1748 में, और यह इसका परिणाम अनिर्णित रहता है, कोई इसका परिणाम नहीं निकलता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1751 से 1755 में। 1751 से 1755 में। इसका कारण क्या है? तो कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध का कारण है। कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए यह कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है। और यह संधि किस संधि के तहत इसको समाप्त किया जाता है? तब पांडिचेरी की संधि 1755 में होती है और इसी संधि के तहत इसको समाप्त किया जाता है। और कर्नाटक के दूसरा स्थिति में ब्रिटेन जो है मजबूत स्थिति में था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो होता है 1758 से 63 में होता है, जिसे सतवर्षीय युद्ध या औपनिवेशिक कारणों के कारण इसे हम लोग यह युद्ध चालू हुआ था, या सतवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। यह पेरिस के संधि के तहत 1763 में समाप्त हुआ था और इसमें फ्रांस की क्या हो गई थी? पराजय। तब पूछ लेता है कि कर्नाटक के किस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी? तो तीसरा युद्ध में, जो चलता है 1758 से 1763। इसे सतवर्षीय युद्ध या औपनिवेशिक कारण का युद्ध कहते हैं और इसमें पेरिस के संधि के तहत जो होता है यह समाप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है नीचे एक लाइन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि अंग्रेज कंपनी का नाम अंग्रेज जो कंपनी का नाम जो है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज कंपनी रखा जाता है। तो ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है, लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज कंपनी रखा जाता है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में हम लोग समझते हैं और देखते हैं।